आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं इंशाल्लाह। आपके सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है, मेरा ये चैलेंज है इनको, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जिस दिन मैंने कॉल दी आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। IMF के प्रोग्राम के बावजूद रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि इनसे माशियत संभाली नहीं जा रही और पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। इसका एक ही हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब, आमिर इलियासाना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब माफ़ कीजिएगा, और मोहम्मद इलियास साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में एक बार फिर शदीद हिजानी कैफियत देखने में आ रही है। सियासतदानों के लहजे सख्त और ज़ुबानें तल्ख हैं। PDM और PTI आमने सामने हैं, बयानबाजी उरूज पर है, एक दूसरे को खबरदार किया जा रहा है, वार्निंग्स दी जा रही है, इंतबाह जारी किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी की मुकदमे में कई नोटिस और अदालती हुक्म के बाद आज इमरान खान पहली बार तफ्तीश के लिए GIT के सामने पेश हुए और मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए। इस मौके पर साबिक वज़ीर आज़म ने मीडिया से भी बातचीत की, गवर्नमेंट को निशाने पर लिया, इल्ज़ाम लगाया कि वो PTI रहनुमाओं को हरासा करने के लिए उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, फंडिंग करने वालों को धमकाया जा रहा है, उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब ने खबरदार किया कि हमें जितना दबाओगे हम उतने मजबूत होंगे, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं, कौम को कॉल दूँ तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसी पर लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने रद्द-ए-अमल दिया और इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान फितना फैला रहे हैं, मुल्क में खून रेजी का खदशा है, इदारे नोटिस लें। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा पहला और बड़ा सवाल होगा। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। जिस तरह आप इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, जब उन्होंने मीडिया से बात की है कि मैं अगर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं, कौम को कॉल दूंगा तो गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जावेद लतीफ़ ने भी कहा कि इमरान खान फितना फैला रहे हैं, ये खून रेजी का खदशा है, इदारे नोटिस लें। ये जो सियासतदानों के लहजे सख्त हो गए हैं, ज़ुबानें तल्ख हैं, इस वक्त जो मुल्क सैलाब और मुआशी बदहाली का शिकार है, ये किस तरफ जा रहे हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। 70% पाकिस्तानी इस वक्त और पाकिस्तान का हिस्सा तबाह हुआ है। पानी में बैठी हुई है आपकी कौम, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, माओं के सामने उनके बच्चे डूब गए हैं, बहनों के सामने उनके भाई डूब गए हैं। एक बाप रो रहा है, मेरी 3 बेटियां थी, 2 पानी में बह गई हैं। एक बाप रो रहा है, मेरे बच्चे मेरे सामने पानी में चले गए हैं। लेकिन क्या किसी के ऊपर इस हवाले से भी कोई जिम्मेदारी आती है कि नहीं आती है? हम एक दूसरे को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई अल्लाह का वास्ता है, जिस कौम से वोट लेते हो, जिस कौम के ऊपर आप हुकूमत करते हो, वो तो डूबी पड़ी हुई है। 15,000 पाकिस्तान का जो देहात है या विलेज कह ले छोटा, वो आपका मुतासिर हुआ। 7 से 8 हजार जमीन से खत्म हो गया है। अभी सिंध में पानी है, पंजाब में पानी है, बलूचिस्तान में पानी है। क्या ये किसी को एहसास है? और अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं आऊंगा हुकूमत के लिए, पता नहीं हुकूमत के लिए खतरनाक होते हैं या नहीं, लेकिन ये कौम जो इस वक्त चाह रही है कि इमरान खान साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो या मौलाना साहब हो, जो भी हो, वो आके उनकी मदद करे, वो उनके साथ खड़ा हो, वो उनके कोई चादर चार दीवारी जो है वो उसके लिए को खड़ी कर दे। उस आवाम का भी किसी को हम पे से ख्याल है कि नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं खान साहब हुकूमत के लिए खतरा बनते हैं या नहीं बनते हैं। लाजमी बात है हुकूमत भी अपना बचाव करेगी, अपने हाथ पाँव मारेगी जो हुकूमत कर सकती है, लेकिन कौम के लिए ये खतरा जरूर हो जाएगा। इस वक्त को दुनिया आपके अपने इस्तेहकाम और आपस की लड़ाई की वजह से जो आदमी पाकिस्तान में आके पाकिस्तानियों की मदद करना चाहता है वो भी रुका हुआ है। सही। आपको जो आलमी इमदाद या आलमी आपको ताउन जो है उसको आपका रुका हुआ है आपकी आपस की चमचलश की वजह से। तो क्या खान साहब अगर 3 महीने गुजर जाए और 3 महीने ये अज़म कर ले सारी सियासी क़यादत कि हमने कोई सियासत नहीं करनी है, ये जो मुकदमा दे इन्हें यहीं पे सीज कर दे आप, कभी 3 महीने बाद फिर मुकदमा भी खेल लेंगे, लॉन्ग मार्च भी खेल लेंगे। 3 महीने पाकिस्तान का हर फर्द वो अपने इन भाइयों की मदद के लिए निकले, अपनी इन बहनों की मदद के लिए निकले, इनके साथ खड़ा हो।
30 अरब डॉलर का नुकसान बताया जा रहा है। कहाँ से पूरा होना है, किसने पूरा करना है, किस तरह इनकी मदद करनी है, कोई इस पर भी सोचेगा कि नहीं सोचेगा? खुदा का वास्ता मेरी इमरान खान साहब से भी गुजारिश है, बल्कि मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि सदर मुमलिकत जो है और चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो आगे बढ़े और कोई ऐसा फार्मूला ले आए कि जिसमें चले सियासत होती रहेगी। ये सैलाब जदगान जब तक इनकी बहाली नहीं हो जाती, ये बेचारों को कोई चार दीवारी नहीं मिल जाती, उस वक्त तक एक दूसरे के दस्तगिरेबान। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। होना तो यही चाहिए कि इस वक्त जिस सूरत हाल का शिकार हमारा मुल्क है, सैलाब ज़दगान और वो जो सैलाब से मुतासरा इलाकों के हालात हैं, इन तमाम सियासतदानों को एक मेज़ पर बैठकर फैसले करने चाहिए और उनके लिए सोचना चाहिए कि अब उनकी बहाली किस तरह से होगी। आमिर साहब, होना तो यही चाहिए जिस तरह हाफिज़ ताहिर साहब कह रहे हैं, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है। इमरान खान साहब भी यही कहते हैं कि मैं बड़ा ख़तरा बन जाऊँगा, मैं लोगों को बाहर निकालूंगा, लेकिन उन लोगों का कौन जिनको इस वक्त इन हुक्मरानों की ज़्यादा ज़रूरत है और लीगी रहनुमा भी फिर रद्द-ए-अमल देते हुए सोचते नहीं है कि किस तरह की बात करनी है। तो इस सारी सिचुएशन में हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है? बजाय हम लोगों को रिलीफ देने का सोचें, हम तो उनके लिए अजियत का बाइस बन रहे हैं। देखें, तारीख का सबक ये है कि इससे कोई सबक नहीं सीखता और जो रद्द-ए-अमल हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ दे रहे हैं, सिर्फ नशिस्तें बदली हैं, फ़िक्रे वही हैं सारों के, चाहे वो हुकूमत में आज जो वज़रा बैठे हुए हैं और जो आज इमरान खान साहब अपोजिशन में मौजूद है और उनकी पार्टी जो कुछ कर रही है। आपको कुछ दिन पहले याद होगा, अतर मिनल्ला जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, फवाद चौधरी और इमरान खान ये सारे ज़मानतों के लिए जब पहुँचे हुए थे तो उन्होंने कहा कि अगर पीका आर्डीनेंस ये हाई कोर्ट मनसूख ना करती, जिसको फवाद चौधरी साहब ने बड़ा ज़ोर लगा के कानून बनवाया था और उस पर उन्होंने कहा था कि आधे लोग आपके सारे अब तक बाकायदा तौर पे इस जो नया कानून आपने बनाया था उसके तहत अंदर हो जाते हैं, क्योंकि जब बंदा हुक्मरान होता है तो वो ये नहीं सोचता कि बदले में मेरे साथ क्या होगा। अब वो जो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मनशियात का केस बना, वो सबको पता है कि वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, लेकिन उसमें फांसी की सज़ा थी। क्या हुआ? ज़मानतें दी, क्योंकि आपके पास आपको जो इस्लामाबाद के आईजी है ना, बेसिकली ये उस वक्त लाहौर सेफ सिटी के इंचार्ज थे और जो सीसीटीवी की फुटेज इन्होंने फराहम कर दी थी, जिसने सारा वो केस ज़ीरो कर दिया था, उसकी वजह से वो केस ख़त्म हुआ। आज वही काम आज की हुकूमत करने जा रही है उस हिज़्ब इख्तिलाफ पे जो कल इक़्तिदार में थी। यही बात हो रही है ना सारी की सारी की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ना कोई सबक सीखने के लिए तैयार है, ना आपस में बात करते हैं। अच्छा जी, आप बात किससे कर रहे हैं? जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाए कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश की थी, आजकल उनसे मिल रहे हैं। फवाद चौधरी से जब रिपोर्टर पूछते हैं आप अमेरिकी सफ़ीर से मिले, ये फ़ोन नहीं सुनते, ये रिस्पॉन्स नहीं करते। इमरान खान ने कब एतराफ़ किया? 3 दिन के बाद कि रॉबिन राफेल से तो मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक और मैं मिला हूँ, क्योंकि अब अमेरिका के साथ लॉबिंग शुरू हो गई है। मतलब कल जब आप निकाले जा रहे थे तो अमेरिका ने निकाला था, अब आप आने के लिए फिर अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम जो गुलाम हैं, हम कोई गुलाम है, नाम गुलामी नाम मंजूर, असल आज़ादी। तो किससे आप आज़ादी हासिल कर रहे हैं? ये हो गई। जो लोग वोट की इज्जत की बात कर रहे थे वो किसके साथ आए, किसके साथ बैठे हैं? वहीं के वहीं है ना, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही गेट के गिर्द जमा होते हैं। आप बताएं ना आमिर भाई किसके साथ आए कि वो फैसल साहब, अगर आप सुन लेते तावले ना हुआ करें। मैं गेट पे आ गया हूँ, आप भी उसी 4 नंबर के हिस्सेदार हैं, बैठ जाएंगे वहीं जाके, वहीं से आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम अपनी फौज के साथ हैं। ये जिन लोगों ने गालियां दी, जिन लोगों ने सुनाई, ये सारे वहीं बैठते हैं। तो चले जाओ भाई, बड़े और छोटे के साथ मिल के बैठ के कोई तय कर लो, हमारी जान छोड़ दो। इस अजाब से, महंगाई से, इस सैलाब से लोगों के लिए खिदमत करने के लिए निकल आओ। सब वहाँ भागते हैं। इस पाकिस्तानी अवाम का अल्लाह हाफिज़ है। जी आया साहब, बात तो सही है, चेहरे बदले हैं, काम वही है। पहले भी इंतकामी सियासत हो रही थी, अब भी इंतकामी सियासत हो रही है, लेकिन इस सारे सीन में मुल्क का क्या कसूर है? फिर इमरान खान साहब जिनके पास बड़ी तादाद में फॉलोअर्स हैं, उनको मानने वाले हैं और बड़े बहुत उनके जैसे दिल से कोई फ़ैन होता है इस तरह के उनके फ़ैन हैं, तो उनको तो चाहिए कि वो इस अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करें मुल्क को आगे ले जाने में। लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है, जिससे आम आदमी और ख़ास तौर पर सैलाब ज़दगान के लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बन गए। देखिए, मुल्क का ही तो कसूर है। ऐसे मुल्कों का कसूर हुआ करता है जहाँ सियासतदान इस तरह के हों। ये खुद इस्तेमाल होते हैं और अपने वोटर्स को, अपने फॉलोअर्स को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए।
इस वक्त भी दोनों पार्टियां अपनी सियासत बचा रही हैं और तो कुछ भी नहीं कर रही कि जब वो इमरान खान को हटाया, नहीं हटाना चाहिए था। आप 1.5 साल उनको हुकूमत करने देते, उसके बाद देखते कि कितने उनको ये जो आप बात कर रही हैं ना आज कि बहुत दिल से उनको चाहने वाले उनके फॉलोअर्स, मैं देखता फिर कितने रह जाते। घरों में क्या खवातीन ये कहना नहीं शुरू हो गई थी कि ये क्या हुकूमत अंधी है, इसको नजर नहीं आ रहा कितनी महंगाई हो गई है। बिल्कुल सही बात है। वो तो महंगाई कुछ भी नहीं थी जो आज है। अब रौला ये है कि वो इमरान खान सारा जोर लगाते हैं इलेक्शन हो जाए। गवर्नमेंट का सारा जोर ये है कि हम टाइम पूरा करें और शायद कोई मुआवजा हो जाए, कुछ चीज़ें हम ठीक कर जाएं, लोगों को कोई रिलीफ देने में कामयाब हो जाएं और फिर हमारी सियासत बच जाए। बेसिकली दोनों अपनी अपनी सियासत बचाने के चक्कर में, इसलिए वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कहीं एक जगह बैठ के ये बात करें। इतना बड़ा जब अलमिया होता है किसी मुल्क में, इतनी बड़ी आफत आती है, जो सैलाब, आपके UN सेक्रेटरी जनरल भी आके गए और उन्होंने फिर दुनिया को बताया भी कि इससे बड़ा और अजाब में कम देखा है। आज शहबाज शरीफ साहब भी यही बात कर रहे थे कि देखती आंख ने कम इस तरह का नज़ारा देखा होगा जो हालात है हमारे। लेकिन मसला वही है, आप खुद सियासत कर रहे हैं, सिर्फ सियासत खेल रहे हैं, तो दुनिया आपको संजीदा कैसे लेगी? दुनिया को कैसे यकीन आएगा कि जी हाँ वाकई पाकिस्तान में हालात तो बहुत ख़राब हैं? दुनिया को तो ये नज़र आ रहा है ना कि एक हुकूमत से चिमटे रहने के लिए बैठे हुए हैं और दूसरा वो उनको वहाँ से खींच के निकालना चाह रहा है और किसी तरीके से इक़्तिदार पे दोबारा कब्जा करना चाह रहा है। तो इस तरह के गैर संजीदा लोगों को दुनिया सीरियस नहीं लिया करती। आप कर लें 10 अरब क्या 1000 अरब जमा कर लें वो उनके नाम पे, सैलाब मुतासरीन के नाम पे, लेकिन उन सैलाब मुतासरीन को तो आपका कोई फायदा नहीं हो रहा, वो तो उल्टा नुकसान हो रहा है। देखिए इस मौके पे एक अगर कौम होती और उसके सियासतदान वाकई सियासतदान होते तो सारे इस वक्त सब कुछ छोड़ के एक ही काम कर रहे होते। अब इमरान खान साहब को लगता है कि अगर मोमेंटम टूट गया, जो रिदम बना हुआ है, लोग उनके कॉल पे निकल रहे हैं, अगर वो 2 महीने पीछे हट गए तो उसके बाद लोग शायद सारे लोग पीछे हट जाएंगे। ये अप्रोच क्यों है? इसलिए है कि मुझे अपनी सियासत बचानी है, मुझे किसी तरीके से इनको निकाल के दोबारा इक़्तिदार में आना है। ये भी यही कर रहे थे ना उस वक्त कि जी इमरान खान को किसी तरीके से हटाएं, और उसके बाद आपने कहानियां बेशुमार सुनी है कि जी वो कह रहे थे कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा देगा। आज अगर इमरान खान पे हम तनकीद करते हैं कि वो कहते हैं ये आर्मी चीफ इनकी मर्जी का नहीं लगना चाहिए, तो फिर वो भी तो एतराफ़ कर चुके हैं कि हमने इसलिए इमरान खान को हटाया था कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाह रहा था। तो देखें ना, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला तो आर्मी चीफ लगाना है, बाकी तो ये और अपनी पसंद का आर्मी चीफ, ये नहीं कि सिर्फ आर्मी चीफ लगाना है, अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाना है। तो मैं इनसे सिर्फ यही कहूँगा कि ज़रा तारीख देख लें, अपनी मर्जी करने कि आप नताइज देख लें, शायद कुछ समझ आए। फैसल साहब, ये तारीख देखने से जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये कुछ सीखेंगे मौजूदा सियासतदान? क्योंकि इस वक्त तो यही लग रहा है इक़्तिदार की जंग है। पहले उन्होंने हटाकर इक़्तिदार हासिल करना था, तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, बड़े बड़े दावे भी किए गए, और अब इमरान खान साहब भी वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया। अब वो भी कहते हैं कि जल्द से जल्द ये हुकूमत जाए, मुल्क का जो होता है हो, मैं लोगों को बाहर निकालूंगा, उन्हें भी इक़्तिदार चाहिए। तो इस सारी जंग में मुल्क कहाँ स्टैंड करता है? अच्छा, ये गेट नंबर 4 से शुरू करना भाई। सियासतदानों ने कुछ सीखा नहीं है, ये बहुत सीखे सिखाए लोग हैं। उनको पता है कि इस मुल्क में जो है ना, यहाँ काम नहीं बिकता, यहाँ बयानिया बिकता है, और पॉपुलर बयानिया बिकता है, क्योंकि कौम जाहिल है और उनकी जहालत से जो है भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाना है। इस वक्त सियासत कहाँ जा रही है इसका किसी को नहीं पता, लेकिन ये आम आदमी इंफरादी हैसियत में कौम और मुल्क बहुत तेज़ी के साथ जो है वो तबाही की तरफ जानिब जो है वो रमा दमा है। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ख़ास तौर पे नौकरी पेशा आदमी के तो उसके तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। कारोबार तो सारे के सारे जो है वो तबाह हो गए, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। ये जो सियासी जमातें हैं ना, ये सियासी जमातें नहीं है, ये इन सियासतदानों की कंपनियाँ हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान की कंपनी है, कारोबारी इदारा है। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब का कारोबारी इदारा है। ये बयानिया इनकी प्रोडक्ट है जिसको हम और आप ख़रीद रहे हैं। तो हम और आप जब जाली चीज़ और जाली प्रोडक्ट खरीदने पे तैयार हैं, तो बेचने वाले को क्या उसका धंधा चल रहा है? किस बात का? मैं आज आमिर साहब के एक रिपोर्टर की ट्वीट है ना कि वो जब एक ऐसे वक्त में कि जब पूरे पाकिस्तान में दुनिया भर से आप इमदाद मांग रहे हैं,
और आप बोल रहे हैं कि हम तो अपने इंसान को, अपने लोगों को एक रोटी नहीं दे सकते, तुम हमें रोटी दे दो। तो पंजाब हुकूमत ने जो है उसके रेनोवेशन पे जो है वो असेंबली पे 194 मिलियन रुपए खर्च करने का जो फैसला किया। अभी 2 दिन पहले खबर थी कि वो 18 लग्जरी गाड़ियां पंजाब वज़ीर आला ने खरीदने का फैसला किया है। तो किसके लिए रोटी मांग रहे थे? जिस आम आदमी, तो इन सियासतदानों का तो कोई इशू ही नहीं है, उनकी तो जो है वो दुकान खुली हुई है। बाकी हम और आप मर रहे हैं तो ठीक है, मरते रहे, हम तो खुद मुतमईन है ना। तो जब हम तो बयानिया खरीद रहे हैं इन लोगों का, हमें नहीं पता कि इमरान खान साहब के दौर में क्या हुआ, हमें नहीं पता कि मुस्लिम लीग इस वक्त क्या कर रही है। दोनों के लाखों फॉलोवर हैं, लाखों चाहने वाले हैं। बात आमिर साहब की सही है, अमूमी तौर पे तो ऐसी करते हैं, लेकिन इनकी बात सही है कि जिस रास्ते से इमरान खान साहब आए उसी रास्ते से ये हुकूमत आ गई। जंग इस वक्त कौम की नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती की है कि भाई ये तो रास्ते का नाम लेते हुए क्यों डरते हो आप? इमरान खान को भी इस बात का गम है कि उनके ताल्लुकात क्यों खराब हो गए। मुस्लिम लीग को आज इस बात का क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही मेरी? कि दोबारा इमरान खान से ताल्लुकात जो है इनके दुरुस्त ना हो जाए। तो ये सारी जंग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान की भी दोस्ती के लिए थी है। हम पहले भी बात कहते थे कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सारी जद्दोजहद जो है एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती के लिए वक्त ने साबित किया, आज भी ये साबित हो रहा है। तो इसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं है, ये कारोबारी जंग हो रही है कारोबारी इदारों के दरमियान। हमारी आपकी इसमें कोई औकात नहीं है। तो हमें आपको परेशान, हमारी किस्मत में मरना ही लिखा हुआ है, तो मर रहे हैं, इसमें क्या मसला है? लेकिन परेशान होने से तो नहीं रोक सकते ना फैसल साहब। जी इलियास साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए किस डिठाई से जवाब नहीं दे रहे आज। जी इलियास साहब। जी सुन पा रहा हूँ। जी इलियास साहब, अब सवाल ये है कि सियासतदानों की जिस तरह से लहजे सख्त, ज़ुबानें तल्ख हैं, और इस वक्त मुल्क जितने बड़े डिज़ास्टर से गुजर रहा है, सैलाब ज़दा इलाकों की मैं बात कर रही हूँ, इस सैलाब और मुआशी बदहाली का शिकार मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं ये सियासतदान? देखिए सियासतदानों का तो इस वक्त सबको पता चल गया होगा। आपको हमने सबने देखा 3-4 साल में कि ये यू टर्न कैसे लेते हैं, इनका कोई पता नहीं चलता। जिसमें पीटीआई हो, नून लीग हो, जिन्होंने अपनी बातें की थी, अवाम सब देख रहे हैं कि हर जमात ने अपना यू टर्न लिया है और अपने मुफादात के लिए जिस तरह वो काम करते हैं, अवाम को अब ये सामने वाज़ेह हो गया कि इनके मुफाद के लिए कोई नहीं काम करता। इनके लिए बस सिर्फ ये, अगर इनके मुफाद के लिए, अवाम के मुफाद के लिए काम करते तो ये महंगाई ना होती, ये बेरोजगारी, ये मुश्किल हालात में इस तरह ना ये फिर रहे होते। अवाम अभी भी देखना चाहते हैं कोई मसीहा है, और मसीहा वो जो होता है कि पीटीआई का बयानिया इसलिए बिगड़ा कि जी वो जो दे रहे हैं उनको बात के उनके दिल की बात की जाती है। तो लोग इसलिए जाते हैं कि लोग कहते हैं कोई उनको निजात देंदा मिले। जाहिर है जिसको बिजली का बिल या घर में खाने पीने की चीजें इतनी महंगी होंगी, यानी कि आपको तनख्वाह का 60-70% हिस्सा तो इसी में खर्च हो जाता है, बिलों की बात में या बच्चों की फीस की बात में। तो फिर बंदा खाए पिए क्या किया? जाहिर है जब इतने दुखी लोग हैं तो वो फिर इनके पीछे फिरेंगे कि जी कोई निजात देंदा है। तुम आदमी तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, इतना पैसा चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। जिस तरह आप देख लें कि उनको, अवाम को सबके सामने सब कुछ हो गया, लेकिन अवाम कहते हैं कि जो भी करो लेकिन हमारे लिए तो कुछ काम करो ना। लेकिन उसमें कुछ नहीं किया, जिसने भी किया यू टर्न लिया। अवाम सबके सामने यू टर्न लेते हैं, फिर तो शाम को इस तरह होते हैं, चाहे नून लीग हो, लेकिन यू टर्न बड़े लोग लेते हैं। इलियास साहब, आपकी इसी बात पे मैं ब्रेक ले लेती हूँ। जी इलियास साहब, इसी बात पे ब्रेक लूँ, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा, सैलाब के बाद कई चैलेंजेस का सामना, हुकूमती हिकमत अमली क्या है, ये सवाल रखेंगे। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। हर शइ ख़त्म थी गई है, हुन इमदाद करन साडे नाल ना रोटी है, ना पानी है, ना खटरा है, ना ये ना कैसे राता पानी भेज दो। नाज़रीन, सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ़ हैं, लेकिन महंगाई और सैलाब से तबाहकारियों के बाद बीमारियों ने आवाम को जीना मुश्किल कर दिया है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और पेशावर समेत दीगर बड़े शहरों में डेंगू ने फिर सर उठा लिया है और हज़ारों अफराद इससे मुतासिर, और यहाँ तक कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है।
डेंगू से मुतअद्दिद अफराद के जाँ बहक होने की भी इत्तलात हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में भी बड़ी तादाद में मुतासरीन डेंगू और मलेरिया समेत कई वबाई अमराज हैं जिसका वो शिकार हो रहे हैं। मुतासरीन की आलमी इमदाद का सिलसिला भी जारी है और अब तक मुख्तलिफ मुल्कों से 62 परवाजें कराची पहुँच चुकी हैं। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुराक और दवाओं समेत इमदादी सामान की भरमार है। नाज़रीन, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि सैलाब ज़दा इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियों और भूख से अमवात हो रही हैं, लेकिन मुतासरीन तक इमदाद नहीं पहुँचाई जा रही। बज़ाहिर गवर्नमेंट किसी बड़े अलमिया का इंतज़ार कर रही है। आलमी इदारों ने खबरदार किया है कि सैलाब की तबाहकारियों के बाद पाकिस्तान को ग़िज़ाई क़िल्लत के शदीद ख़तरात लाहक हैं। इसी हवाले से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा सवाल होगा। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब ये जो सैलाब के बाद कई चैलेंजेस का सामना है इस वक्त हुकूमत को, अब तक की जो इमदाद और उसके उस हवाले से जो जितनी कार्रवाई की जा रही है, बहाली के लिए जितने इकदाम उठाए जा रहे हैं, आपके ख्याल में गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है जो इस वक्त इन चैलेंज से निमटने के लिए जो एक बड़ी ठोस किस्म की प्लानिंग कहना चाहिए वो होनी चाहिए? क्या आप समझते हैं कि वो नज़र आ रही है? देखें, हम मीडिया के तौर पे जो कुछ अभी आपने बदीन से भी दिखाया, सुबह वज़ीर आज़म भी गए हुए थे, इमरान खान तौसा गए हुए थे, और ये काम होता रहेगा और मीडिया को बिल्कुल जो लोगों के अंदर मसाइल आ रहे हैं उसको उजागर करना चाहिए। ये हमारा काम है। हमारा सवाल जो बन रहा है कि जी हुकूमतें क्या कर रही हैं। हुकूमतें इस आफत में जो हमारी हुकूमतों की कैपेसिटी है, जो हमने लोगों ने जिन हुकूमतों को रखा हुआ है, कुछ सिंध में और बलूचिस्तान में पुरानी हुकूमतें हैं, केपी में पुरानी हुकूमत है, पंजाब में आना जाना लगा है, लेकिन एक तरह से तसलसल है पीटीआई की गवर्नमेंट का। आप मुझे बताएं, वफाक में एक गवर्नमेंट आई है जिसने अपने बजट से पैसे देने हैं, उसने वो 25 से 85 अरब कर दिए, दौड़ भाग जारी है। जब तक ये मिलके नहीं करेंगे, मरबूत इदारा बन चुका हुआ है, फ़ौज के लोग बैठे हैं, एहसन इकबाल रोज़ाना मीटिंग कर रहे हैं, प्लानिंग भी हो रही है, काम भी हो रहा है, ये चीख चिंगाड़ रहेगी। ये मुश्किल है, ये आफत है। अल्लाह ताला इस नागहानी आफत से हम सबको और जो लोग फंस गए हुए हैं उन सबको महफूज रखे, उनकी मुश्किलात निकाले, लेकिन इसके लिए मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन मुझे वो पॉलिटिकल इन्फोर्समेंट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हर बंदे का अपना एक वो है। देखें ना, इमरान खान साहब के बुज़दार साहब थे, 4 साल, पौने 4 साल वज़ीर आला रहे, तौसा को वज़ीर, उन्होंने उसी तरह ज़िला नहीं बनाया जिस तरह उन्होंने अपने गांव में बिजली नहीं लगाई थी जब वो तहसील के नाजिम थे। मतलब तरक्की का म्यार आप साउथ से बंदा लेके आते हैं और ये कह के लाते हैं कि ये सबसे बड़ा मेरा वसीम अकरम प्लस है, उसके ज़िले में, उसकी तहसील में सबसे बड़ी तबाही आई, तो सबसे पहले तो बुज़दार को खड़ा कर लेना चाहिए था ना, भाई तुमने क्या किया था यहाँ पे, ये जो आज हो रहा है। नहीं पूछा, बल्कि वहाँ पे कहा है कि ज़िला बनाओ, परवेज़ इलाही के लिए ऑर्डर हो गया, ठीक है। इशू ये है कि जी मरबूत हिकमत अमली, मरबूत हिकमत अमली और मरबूत हिकमत अमली, इसके अलावा कोई हल नहीं। सही जी। हाफिज साहिर साहब, गुजारिश ये है जी कि सैलाब से निपटने के लिए जब तक सारे नहीं बैठेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहना, कोई हिकमत अमली। अभी कल मैं एक ब्रीफिंग में था, उसमें ये बात वाज़ेह नजर आ रही थी कि बहुत सी चीजों में इनके आपस के ना बैठने की वजह से या राब्तों की ना वजह से जो फौज काम कर रही है या हमारे इदारे काम कर रहे हैं, उनको मुश्किलात पैदा हो रही हैं। क्योंकि एक सड़क सिंध से निकलती है, वो पंजाब को पाकिस्तान की तरफ जा रही है, वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जा रही है, या अलग अलग हुकूमतें हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये तो आपस में सर जोड़ के बैठना होगा और ये करना होगा, और अगर इन्होंने नहीं किया तो फिर कौम भी इन्हें माफ, जो इस वक्त कौम के साथ खड़ा नहीं होगा, अपने लोगों के साथ नहीं होगा, वो कौम भी फिर उसे माफ नहीं करेगी। ये ज़हन में रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी। आया साहब, जैसे हम कोऑर्डिनेशन के लैग की बात करते नज़र आते हैं, हम करते भी रहे हैं अपने शो में। अब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, लोगों से मिल रहे हैं, ख़ासतौर पर बच्चों से, उनके चेहरों पर एक मुस्कुराहट भी आ जाए तो बड़ी बात है। आपके ख्याल में ये सारे इकदाम देखते हुए आपको कोई वाज़ेह प्लानिंग नज़र आ रही है इस वक्त हुकूमतों की, सूबाई हुकूमतों की, वफाक की? वो दुआ अंग्रेजी में कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ वेल देयर इज़ अ वे। मतलब वेल अगर है तो फिर रास्ता भी निकल आता है। एक तो कैपेसिटी के प्रॉब्लम है हमारी गवर्नमेंट्स का, बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर ये जो आपको नज़र आ रहा होता है ना कि जी दौरे बहुत हो रहे हैं, मीडिया टॉक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो सारी कारकर्दगी वो दौरों में और मीडिया टॉक्स में बताने की कोशिश की जाती है,
ऑन ग्राउंड ना होने के बराबर होती है। इदारे खुद काम कर रहे हों, तब आपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे मौजूद हैं, मतलब क्यों ज़रूरत पड़ती है कि गवर्नमेंट और वो फौज को मिलके बैठना पड़ता है उसमें? असूलन तो ये इशू बनना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। शायद जब इतना बड़ा डिजास्टर होता है तो ऑटोमेटिकली फौज को आप तलब करते हैं, और जब आपने तलब कर लिया उसके बाद फिर वो उनको आपने जस्ट उनको हेल्प आउट करना है ना, कि आपके पास जो आ रहा है वो आप उनको देते जाएं कि जी ये फलां जगह। फिर आपके अपने सर्वेज होते हैं गवर्नमेंट्स के, उसके मुताबिक आप चीज़ें बता रहे होते। अब वो बात वही है ना, कोऑर्डिनेशन उस तरह से होती नहीं है हमारे यहाँ। सूबाई हुकूमतें कुछ कर रही हैं, वफाकी हुकूमत किसी और तरफ जा रही होती है। ये जो आपने डेंगू की बात की, ये तो बड़े शहरों में आपने बात की ना कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। दुआ यहाँ अस्पताल हैं तो जगह कम पड़ गई ना। वो जो मुतासरीन है, जो सैलाब वो पानी के किनारे पड़े हुए हैं, उनको बेचारों को तो ये सहूलत भी मैसर नहीं है। आप सोचें जरा उनकी क्या हालत होगी, उनकी जिंदगी में इस वक्त कितनी मुश्किल होगी कि अपने सामने किसी को तड़पता हुआ मरते देखना। ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है, लेकिन हमने उनको इस हाल तक पहुंचा दिया अल्लाह के फजल से, क्योंकि हम प्लानिंग तो सिरे से करते ही नहीं है ना, होमवर्क हम करते ही नहीं है। हम बस आफत आती है उसके बाद वो बस चलो जी भाग दौड़ करो। देखो वो जो हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं कि वो जो इमदाद भी होती है वो बार बार उन्हीं लोगों तक पहुंची होती है। हम ये कोशिश ही नहीं करते कि यार उससे ज़रा आगे भी जाके देख लें कि कौन से लोग हैं जो इस मुश्किल में घिरे हुए हैं। तो ये बिल्कुल कैपेसिटी इज़ द मेन इशू ऑफ द गवर्नमेंट। सही है जी, कैपेसिटी का सवाल है। फैसल हुसैन साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त जो सूबाई हुकूमतें हैं, वफाक कि कोई प्लानिंग आपको नज़र आ रही है मुतासिन की बहाली को लेकर? जिस तरह अयाज साहब ने एक पॉइंट भी रेज़ किया कि हम जब बड़े शहरों में डेंगू की बात कर रहे हैं क्योंकि वो अब दोबारा से फैल रहा है, तो वहाँ कम से कम इलाज तो मुयसर है। उन इलाकों में तो इलाज और दवाएं ही नहीं है उन लोगों के लिए। ऐसे ये मुतासरा इलाकों में और पूरे पाकिस्तान में डेंगू जिस शिद्दत के साथ फैल रहा है, सूरत हाल जो है वो बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। हम कुछ दिनों पहले जो है वो कोरोना से निकले हैं और डेंगू ने जो है हमें दोबारा अपनी लपेट में ले लिया। डेंगू और कोरोना का इस फ़र्क को समझें। हुकूमत इसकी हसासियत को नहीं समझ रही। अगर आपको डेंगू और कोरोना का फ़र्क समझना है तो यूँ समझें कि डेंगू जो है वो सांप है और कोरोना जो है वो छिपकली था। तो आपने छिपकली से बचने के जितने इकदाम किए थे उतने आपने सांप से बचने के किए नहीं किए। अच्छा, डेंगू होता क्यों है? बहुत आसान सी बात है, मच्छर के काटने से होता है। डेंगू जो है उससे बचाव क्या है कि आप मच्छर को मार दें और उसको जहाँ पैदा होता है उसको वहाँ पैदा होने से रोकें। डेंगू की में खुदा न खास्ता जो बीमारियाँ हैं, हार्ट का पेशेंट है, कोई डायबिटिक का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, वो दवाएं खा रहा है और उसको डेंगू हो जाता है, तो उसके लिए सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो अगर वो दूसरी दवा खाता है तो उसको प्लेटलेट पे डायरेक्ट अटैक होता है। तो डेंगू को आप कोरोना से हल्का नहीं ले, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन इस हुकूमत का या इस कौम का आप अलमिया देखें, ना हम अपनी कौम को जो है वो 2 वक्त की रोटी दे सकते हैं, ना हम इस मुल्क में मच्छर मार सकते हैं। हम इतनी ताकत है और हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम जो है मच्छर मार लें। बहुत आसान सा फार्मूला है, मच्छर मार दो डेंगू नहीं होगा, लेकिन नहीं मार पा रहे, ना देहातों में, ना शहरों में, ना किसी VIP इलाके में। क्यों नहीं मार पा रही? ये नहीं है हमारी गफलत, हमारी करप्शन, हमारी बदनवानी। मुझे एयाज साहब कहें हमारी कैपेसिटी, तो हमारी इतनी औकात भी नहीं है जो मच्छर को मार सके। लेकिन जो लोग आज इसमें, तो ये फैसल साहब आप कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, फैसल साहब आप कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, ये एक ज़िमनी सवाल। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो खुराक, दवाओं समेत इमदादी सामान भरा पड़ा है, लेकिन अभी तक उस तरह कोई तकसीम नज़र नहीं आ रही, उसकी क्या वजह है? मैं वही आता हूँ। तो एक बात बोल दूँ कि जो लोग आज मच्छर मारने से नहीं मार रहे और वो बड़े बड़ी सिक्योरिटियों और हसार में गुजरते हैं और उसमें मूव करते हैं, वो इतना याद रखें कि मच्छर जो है उसको कोई प्रोटोकॉल और बड़े से बड़ी सिक्योरिटी भी जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो अपनी जगह बना के जहाँ काटना होता है काट लेता है। तो खुदा का हमें खौफ करना चाहिए। जहाँ सामान बांटने की बात है तो हमें सामान बांटने का तरीका ही नहीं आता। हमें आज भी हम जो है वो आज वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा ले सिंध की कि हम डिप्टी कमिश्नर पे इन्हिसार कर रहे हैं। तो जो डिप्टी कमिश्नर की कारकर्दगी हमको पता है क्या है। जब ये परवेज मुशर्रफ के दौर में एक बहुत अहम बात बताऊं आपको, जब कमिश्नरेट का निज़ाम ख़त्म हुआ
और दोबारा ये हुकूमतें आई जमहूरियत पहले के क्या नाम मार पर, रहे तो थे? सबसे पहला जो काम किया पीपल्स पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग ने भी कि बोला हमने कमिश्नरी निज़ाम को बहाल कर दिया और ये कह के बहाल किया कि हमने डिक्टेटर का निज़ाम खत्म कर दिया। और इनको ये भी याद नहीं रहा कि कमिश्नरी का निज़ाम अंग्रेजों का लाया हुआ था, बड़े फख्र से ऐलान किया था कि आज हमने कमिश्नरी निज़ाम दोबारा बहाल कर दिया है। आज भुगतो उस वो निज़ाम भी को कोई जब आपने फरिश्तों का बहाल निज़ाम किया, नहीं था भाई। आप जिस जिले नाजिम को बेच रहे हो वहां भी करप्शन की इंतहा थी। अपनी कौम के साथ कमाल हो गई है। डीसी पे आप एतबार कर रहे हो तो ठीक है फिर फैसल। आप समझ लें कि इस आम आदमी तक रोटी नहीं पहुंचेगी और नहीं पहुंच रही रोटी से। तो ये तो खुला फुकदान है एक तरह का नजर आ रहा है, जो प्लानिंग बाकायदा नहीं की जा रही, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं या वफाक है। और जिस सवाल का जवाब नहीं दे सके ना वो इंटरनेशनल एड का, वो ठीक पूछ है। लें मच्छर से बाहर आ जाएं बल्दियात जी से। इलियास साहब, आपको लग रहा है कि कोई प्लानिंग अब कर सकेगी हुकूमत मुतासरीन की बहाली को लेकर? वबाई अमराज फूट रही हैं, हम डेंगू का भी जिक्र कर रहे हैं। देखें जी, अब तो इनको ये चाहिए था कि जब प्रोडिक्शन हुई थी इनको एनडीएमए ने बता दिया था कि बारिशें होंगी, सैलाब आएंगे, तो उस पर ख़तरे की पेश नज़र इनको चाहिए था उस टाइम ही इकदाम शुरू कर देना। अब तो ये बेबस दिखाई दे रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे कह रहे हैं कि पानी इतने अरसे में निकलेगा, कुछ माह लगेंगे, और अब जो वबा फूट रही हैं और दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, आप देख लें कि शॉर्टेज हो गई दवाइयों की। तो प्लानिंग इन्होंने क्या करनी, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं हुआ ना, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई। अब लोग भूख से मर रहे हैं उधर, लोगों का बुरा हाल है। किस तरह पहुँचाना है? यही है कि आर्मी पहुँचा रही है जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन चल रहा है उधर, और जो लोग जा रहे हैं, कोई तंजीमें वगैरह जा रही हैं तो वो अपना कर रही हैं। गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं वो काम करने के लिए। हर इलाके में सियासतदान जो MNA MPs वगैरह हैं उनको चाहिए आगे बढ़ के, वो जाते नहीं क्योंकि लोग अवाम उनको बुरा भला कहते हैं उधर। वो देखते हैं कि वो उनको कुछ नहीं कर रहे, वो आके सिर्फ उनको हाथ हिला के चले जाते साहब ने बताया है या कि कोई कैंप वगैरह में। आजम साहब सुबह उठते निकल जाते हैं। तो वो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब जाते हैं और जाके हेलीकॉप्टर से अच्छा, जाके लेके फैसल चले जाग जाते गया, सुबह उठते निकल जाग जाते गया, हैं, फिर पता शाम चल में गया। आज पानी किधर हम खुशक इस हुआ, पर अगले पार्ट में चल बात गया। भी करेंगे। बहरहाल ये मच्छर काम से बाहर आ कर गए। रहे हैं, कोशिश जो भी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। इस तरह जो है असल जो काम है उन इनको लोगों को कराची करना एयरपोर्ट चाहिए, का नहीं सब पता कि लोगों क्या को बनाया काम वहाँ। लगाना बिल्कुल। चाहिए। यार आपने इतना इश्तियाल दिलाया कि उन्हें आना पड़ा मैदान में। और जो एड वगैरह है जो आप बाहर से नहीं आ नहीं रही नहीं, है, वो दाल आ कराची रही है, एयरपोर्ट का जवाब ही नहीं दे सक रहे जहाँ पे बैठे बिल्कुल हैं। आपकी बात है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जो एड आ रही है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और बात वही है जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, असल इशू जो है वो कैपेसिटी का है। आप में कैपेसिटी नहीं है तो आप अच्छी प्लानिंग ही नहीं कर सकते, और फिर यही हाल होगा जो इस वक्त नजर आ रहा है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। सैलाब मुतासरीन का अलमिया, अरकान पार्लियामेंट किस मर्ज की दवा है, ये होगा हमारा सवाल, और राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क का एक तिहाई इलाका पानी में घिरा है। मुतासरीन हुकूमत को दुहाइयाँ दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुतासरा इलाकों के मुसलसल दौरे कर रहे हैं, और आज NDMA ने 17 सितंबर से दरिया रावी, झेलम और सतलुज में भी सैलाब की वार्निंग जारी की और मुतलका आबादियों के इनखला की हिदायत की। लेकिन इस सारी सूरत हाल में वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट लाताल्लुक नज़र आ रहे हैं। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सवाल ये है कि ये जो अरकान पार्लियामेंट सिर्फ क्या मरात लेने के लिए, ये किस मर्ज़ की दवा है? बहुत मासूम है दुआ। ये मर्ज की दुआ नहीं है, ये मर्ज की वजह है, बल्कि अमराज की वजह है ये लोग। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन अक्सरियत, ये जितने अमराज इस मुल्क में मौजूद हैं उन सब की वजह ये लोग। जी फैसल साहब। वो मैं बड़ी माजरत से कहूँगा, जिस तरह सियासतदान अपना चूरन बेचते हैं और बयानिया बेचते हैं और आम आदमी खरीद लेता है, आज आप भी जो है ना वो आमिर साहब के चूरन और बयानिए में आ गई कि आपने कहा रोजाना शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो विजिट कर रहे हैं। भाई विजिट कर रहे हैं, विजिट करना खबर नहीं है। आप कारकर्दगी दिखाओ, भूखे को रोटी मिल रही है। मैंने कारकर्दगी की बात नहीं की, मैंने कहा मुसलसल दौरे कर रहे हैं। नहीं कहा, विजिट ही दौरे वो कर रहे हैं, ये वही दौरे वो कर रहे हैं। रोजाना चूरन बेचते हैं। ये सियासतदानों की कामयाबी है, ये कामयाबी है उनकी। इस तरह चूरन बिकवा के, अपने बयानिए बिकवा के आम आदमी को बेवकूफ बनाते हैं। इसको हमने रोकना है, उनके असल चेहरे दिखाने हैं कि चूरन ना बिके। आप भी आ गई ना चूरन में। जी आमिर साहब, आई होप आप जवाब कराची की चूरन चटनी जो है ना, नहीं मैं दे रहा हूँ, कराची की जो चूरन चटनी है ना, इनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी सिंध हुकूमत मोस्ट करप्ट है, सारे जानते हैं। अगर बिलावल और चीफ मिनिस्टर और उनके वज़रा वहाँ नज़र ना आ रहे होते तो ये दुआइयाँ देते, निकलते नहीं। मैं इनको सिर्फ सिंध से बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ चारों सूबों में जा रहा है, घूम रहा है। जो काम करना चाहिए एक प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। लोगों को चिढ़ होती है, पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहीं नहीं जाते थे, उस वक्त रोते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं निकलता।
और वो नहीं अल्लाह से जाते। डरे। देखिए ना, जाहिर है इनके दिल में तकलीफ है, अंदर की तकलीफ है। एक प्राइम मिनिस्टर खुलूस से लोगों के लिए जाता अरे है, आपको मजबूत तकलीफ हिकमत नहीं हो रही अमली आम बनवा आदमी रहा के हालात को है, चाहे देख के? कोई हो आपको ना तकलीफ हो, क्यों नहीं हो रही आम आदमी के हालात उनके को लिए देख के? वो दौड़ रहा है, बच्चों के ठीक पास है, जाता है, आमिर बूढ़ों के पास जाता है, जहाँ नहीं जाते ये यही चूरन मसला है, चटनी वाले इधर लोग से हैं, इधर इनको से सिवाय इधर बिरयानी से खाने इधर के से कुछ नहीं है ही नहीं। चलें, आमिर इनको साहब ये वक्त नहीं कम पता है। कराची एयरपोर्ट से जो सामान नहीं निकल रहा उसकी क्या वजह है, जरा बोल तो देते कि सही है। वहां पे वो किसके इलियास इंतजाम में है, और वो ऐसा देखिए, सामान भी है जो अगले मराहिल में आमिर आना है। साहब- आमिर साहब, लेकिन इनको बिल्कुल वो- सिवाय चूरन चटनी के कुछ नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब तो जा रहे हैं, अब दूसरों को भी तो जाना चाहिए ना। बिल्कुल। एक वो आपने बात जो की है, एक प्राइम मिनिस्टर को उठाने के लिए तो वक्त चाहिए होता था कि वो निकलें और वो 15-20 मिनट चलिए के लिए इलियास साहब, एक अब से माजरत, वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।